सो हेलो बच्चों, वेलकम इन माय चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री क्लब। सो लास्ट वाला वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा। और एक बात याद रखिएगा, जब भी आप कोई वीडियो जब चेक करते हो इस चैनल पे, तो बेसिकली प्रीवियस वीडियोस को देखने के बाद ही आप आया करें, ठीक है, ताकि आपके समझ में और प्रॉपर लेवल पे आ सके। क्योंकि रीज़न क्या है ना कि हम बिल्कुल कंटिन्यू वे में चैप्टर्स को डिस्कस करते जा रहे हैं, ठीक है। सो जब तक आप प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं चेक करोगे तब तक ये आपको क्लियर नहीं होगा। सो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। सो आज का जो टॉपिक हमारा है आधार एट द रेट ऑफ 2, यानी कि आधार हमने बताया था, हमने हर चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, आधार, प्रयास और लक्ष्य। आधार में हम लोग कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं किसी भी चैप्टर से रिलेट करके। सो आधार एट द रेट 2 का मतलब क्या है कि जो चैप्टर हमारा सॉलिड स्टेट है क्लास 12th बैच यानी सबशेल बैच, हमने अपने 12th बैच को सबशेल बैच का नाम दे रखा है। तो जो 12th बैच का जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसका आधार एट द रेट 2 का मतलब हो गया उसका सेकंड लेक्चर, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर बेटा हम लोगों ने यूनिट सेल तक कवर कर रखा था, और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा एक बार जाके देख लीजिएगा, देन आफ्टर आप सेकंड लेक्चर पे आ सकते हो, ठीक है। सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, अब 1 बाय 1 करके सारे सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। सो नाउ वी कैन मूव फर्दर। सो आधार एट द रेट ऑफ 2, तो सर फर्स्ट लेक्चर में कहाँ तक हुआ था? तो फर्स्ट लेक्चर में तो आपको याद ही होगा फर्स्ट लेक्चर में कहाँ तक हुआ था। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था, यहाँ तक डिस्कस हो चुका था प्रॉपर मैनर में, कि यूनिट सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। हमने यूनिट सेल्स, लैटिस पॉइंट, लैटिस स्पेस, इनके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताया था। और अगर आप छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो, अगर शॉर्ट मतलब ये चाहते हो कि कैसे इसको डिफाइन करूँ मैं, तो देखो थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ आपका मैं, कि एक भी किसी भी क्रिस्टल का जो सबसे फंडामेंट पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट, जिसमें एटम, मॉलिक्यूल या आयंस कुछ भी हो सकता है। फिर अगर हम उसको रिपीट करते हैं, जब कई बार उसे रिपीट करेंगे तो रिपीट करने पर हमें क्या मिलता है? एक 2D पैटर्न मिलता है। दैट 2D पैटर्न इज कॉल्ड द लैटिस स्पेस। और वो 2D पैटर्न बेसिकली अगर आप मैथमेटिकल अजम्पशंस लगा के भी देख लें कि किसी भी एटम को किसी भी डायरेक्शन में अरेंज कर लें, तो 2D पैटर्न आपको केवल 5 तरह के दिख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको नाम बताया था कि जैसे हमारा स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, रोम्बस हो सकता है और हेक्सागन हो सकता है। तो ये 5 2D पैटर्न हो सकते हैं। तो जब भी आप कभी लैटिस पॉइंट, या फिर लैटिस पॉइंट का मतलब ये होगा कि एटम, मॉलिक्यूल या आयंस को अगर आप किसी भी 2D पैटर्न में अरेंज करोगे तो आपको 5 पैटर्न दिखाई देते हैं, ठीक है। अब इन 5 पैटर्न जो 2D पैटर्न्स के होते हैं, अगर इनको हम आराम से रिपीट करना शुरू करें, सपोज करो मैंने स्क्वायर ले लिया, 5 पैटर्न में से एक स्क्वायर पैटर्न उठा लिया। अब उस स्क्वायर पैटर्न को अगर मैंने 2 बार रिपीट किया तो हमें क्या मिल जाएगा बताओ? एक क्यूब मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो यही 2D पैटर्न जब आप रिपीट करते हो तो एक 3D पैटर्न बनना शुरू होता है। जो 3D पैटर्न बनना शुरू होता है बेटा, उसी को हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। क्योंकि ये जो 3D पैटर्न यूनिट सेल है, यही जब कई बार रिपीट करेगा तो एक क्रिस्टल को जनरेट करेगा। क्योंकि बेसिकली जो क्रिस्टल्स होते हैं वो 3D होते हैं, तो बेसिकली अगर 3D क्रिस्टल्स हैं तो 3D पर्टिकुलर पार्ट से ही बने होगा। 3D पार्ट यहां पर कौन है? यूनिट सेल। इसीलिए कहा जाता है कि जो क्रिस्टल का जो मेन पार्ट है वो यूनिट सेल है। यानी अगर आपको क्रिस्टल को पूरा प्रॉपर मैनर में डिसाइड करना है ना कि क्रिस्टल है क्या, तो आपको यूनिट सेल को बहुत प्रॉपर मैनर में डिस्कस करना होगा। डन। इतना हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुके थे, इसीलिए हम उसके आगे अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी। तो क्वेश्चन इज कि सर आपने लास्ट क्लास में यूनिट सेल तक डिस्कस तो कर दिया, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि सर यूनिट सेल का तो सारा ये समझ में आ गया, यूनिट सेल क्या है, ये सब क्या है, सारा कुछ समझ में आ गया। लेकिन क्वेश्चन ये कि सर जब आप 2D पैटर्न को 3D पैटर्न में रिपीट कर रहे थे, तो सर आपने बताया कि 2D पैटर्न होते 5 तरह के। एक होता है स्क्वायर या रेक्टेंगल या रोम्बस या पैरेललोग्राम या फिर हेक्सागन। तो सर इन जब 2D पैटर्न को हम रिपीट करेंगे तो क्या केवल क्यूब मिलेगा? अरे बिल्कुल नहीं। आप स्क्वायर को रिपीट करोगे तो क्यूब मिल सकता है, लेकिन अगर रेक्टेंगल को रिपीट करोगे तो कुछ और मिल सकता है, पैरेललोग्राम को रिपीट करोगे तो कुछ और मिल सकता है, हेक्सागन को रिपीट करोगे तो कुछ और मिल सकता है। तो बेसिकली सर अगर हम इन 2D पैटर्न्स को रिपीट करते हैं तो हमें कितने तरह के पैटर्न दिखाई देंगे यूनिट सेल के फॉर्म में, और जितने तरह के बेटा पैटर्न इन 5 पैटर्न से बनेंगे 2D के, उतने ही बेटा यूनिट सेल होनी चाहिए हमारे पास। करेक्ट। द क्वेश्चन इज कि सर यूनिट सेल होते कितनी तरह के हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव फॉर द। सो देखो, अगर हम बात करें यूनिट सेल की, लास्ट क्लास में आपको डेफिनेशन से लेकर हर एक चीज को एक्सप्लेन कर दिया गया था प्रॉपर मैनर में, और ओवरऑल आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ भी दिया गया था कि प्रैक्टिकली आप कैसे इसको रिलेट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एक शॉपिंग मॉल का एग्जांपल दिया, आपके कमरे का एग्जांपल दिया, सब कुछ बता रखा हूं, ठीक है। सो देखो यूनिट सेल की जहां तक हम बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? यूनिट सेल। सो देखो यूनिट सेल को बेसिकली जो फंडामेंटली इसको क्लासीफाई किया गया, तो यूनिट सेल को फंडामेंटली क्लासीफाई किया गया 2 तरीके से। और ऐसा नहीं कि किसी के सपने में आया था और उसने बोला ये 2 तरह के होते हैं, क्लासीफाई कर दो, नहीं। यूनिट सेल को क्लासीफाई करने के पीछे जो लॉजिक था वो एक्सरे स्टडी, मैंने आपको लास्ट क्लास में वो भी बता रखा है। XRD पूरे क्रिस्टल का पैटर्न, यानी पूरे क्रिस्टल की स्टडी को मतलब डिफाइन करने के लिए जिस पैटर्न को यूज किया गया था दैट इज कॉल्ड एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, ठीक है। मैक्स वन लॉ ने उसको डिफाइन किया था। यहां तक क्लियर है सभी को?
तो उसी एक्सरे स्टडी पैटर्न से जब अलग अलग यूनिट सेल पे स्टडी किया गया तो पता चला कि बेसिकली हमारे यूनिट सेल दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक कौन सा होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, और एक होता है बेटा हमारे पास सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। कौन सा होता है, सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। सो आपको बेसिकली दो तरह के यूनिट सेल कहीं पर भी देखने को मिल सकते हैं, आइदर इट विल बी द प्रिमिटिव और इट विल बी द सेंटर्ड। डन। अब क्वेश्चन ये सर, ये प्रिमिटिव क्या होता है? देखो प्रिमिटिव का दूसरा वर्जन नाम है प्राइमरी, तो आप इस नाम से भी पुकार सकते हो क्योंकि इससे आप ज्यादा आसानी से रिलेट कर जाते हो। तो प्राइमरी यानी प्रिमिटिव, यानी कहने का ये मतलब कि अगर आपने इस यूनिट सेल को प्राइमरी बोल दिया है ना, तो ये कंफर्म हो जाता है कि इस यूनिट सेल का प्रेजेंस लगभग हर क्रिस्टल में होना है। द रीजन इज सिंपल, बिकॉज इट इज अ प्राइमरी, एंड विदाउट दिस यूनिट सेल यू कांट इमेजिन एनी अदर थिंग रिलेटेड टू क्रिस्टल। इज इट क्लियर? अब ये जो प्राइमरी यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल है बेटा, इसी को नाम दिया गया है एससीसी, जो आपके बुक्स में बहुत फेमस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। एससीसी क्या होता है सर? तो एससीसी का बेटा पूरा नाम है सिंपल क्यूबिक सेल। क्या नाम है इसका? सिंपल क्यूबिक सेल, ये इसका पूरा नाम हो गया। डन। लेकिन अगर हम सेंटर्ड की बात करें तो सेंटर्ड यूनिट सेल को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला है, द फर्स्ट वन इज बीसीसी, जिसका बेटा पूरा नाम हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड सेल, बॉडी सेंटर्ड सेल, ठीक है। इन सब का मतलब अभी आप डिटेल में जानेंगे, अभी थोड़ा टेंशन ना लें, आराम से चलते हैं। दूसरा हमारे पास है बेटा एफसीसी, जिसका पूरा नाम हो जाएगा फेस सेंटर्ड सेल, ओके। एंड द थर्ड वन इज दैट ईसीसी, जिसका पूरा नाम हो जाएगा एज सेंटर्ड सेल। सॉरी, दिस इज नॉट एज सेंटर, दिस इज एंड सेंटर्ड सेल, ओके, एंड सेंटर्ड सेल। So I hope it is clear. So एक्सरे एक्सआरडी पैटर्न यानी एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न से जब हम यूनिट सेल तक पहुंच पाए कि हमें पता चला कि 2D पैटर्न को रिपीट करते हो तो 3D पैटर्न बनता है। तो जो 3D पैटर्न होता है दैट इज यूनिट सेल, जो किसी भी क्रिस्टल को बनाने में काम में आता है, वो कितने तरह का हो सकता है? तो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑब्जर्वेशन ये पाया गया कि जितने तरह के क्रिस्टल्स होंगे वो यूनिट सेल में डिफाइन होंगे। तो अगर हम यूनिट सेल को पूरा प्रॉपरली डिसाइड कर लेना तो हम लगभग क्रिस्टल के बारे में सारा कुछ जान जाएंगे, ठीक है। सो प्रिमिटिव and centered. You can also say primitive is equal to primary और primary is equal to SCC, simple cubic cell. तो अब देखो यहां पर एक वर्ड यूज हो गया बेटा क्यूबिक। क्यूबिक वर्ड यूज होने का ये मतलब हुआ कि हमारे पास हमारे सिलेबस में ज्यादातर हम क्यूबिकल यूनिट सेल या क्यूबिकल क्रिस्टल से डील करेंगे, यहां तक ये हमें हिंट मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास अदर भी है, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। तो बेटा ये यूनिट सेल कैसे हैं? तो एग्जांपल मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था ना, क्या कि जैसे आप जिस फ्लैट में रहते हो उस फ्लैट में जो कमरे हैं ना आपके, वो भी एक यूनिट सेल्स हैं। यानी आपके कमरे का शेप ना आपके फ्लैट के शेप को भी जस्टिफाई कर सकता है। तो यूनिट सेल किस तरह का है उस तरह के आपके फ्लैट का डायमेंशन हो सकता है। तो ओवरऑल अगर किसी क्रिस्टल को जस्टिफाई करना है तो इन यूनिट सेल के बारे में भी आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये वो यूनिट सेल हमें निकाल के दिखाए गए थे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन बाय द एक्सआरडी। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर ये एससीसी क्या है, सर ये बीसीसी क्या है, ये एफसीसी क्या है और ये एसीसी क्या है, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि सर सारे यूनिट सेल हमारे सिलेबस में या कुछ है भी या कुछ नहीं भी है, तो वो भी देखेंगे पहले तो। लेकिन उसके पहले हम आपको बताते हैं कि एक्सआरडी पैटर्न में क्या क्या हुआ और कितने तरह के यूनिट सेल निकले, और जो यूनिट सेल हमारे ये निकले हैं ना, ये कितने तरह के क्रिस्टल्स बना रहे हैं। तो पहले हम थोड़ा क्रिस्टल का इंट्रो ले लेते हैं क्योंकि हमें कंफर्म हो जाएगा ना कि आने वाले टाइम में हमें अपने सिलेबस में किसको किसको काउंट करना है और किसको लीव कर देना है, जिससे हमारे ऊपर एक लोड कम हो जाए कि यार इतने सारे क्रिस्टल तो नहीं पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। सो यूनिट सेल के जो पार्ट्स हमने डिफाइन किए ना आपको एक्सआरडी पैटर्न से, वो कैसे डिफाइन हुए, या जो यूनिट सेल में डिफाइन हुए बेटा, ये यूनिट सेल कितने तरह के क्रिस्टल को जस्टिफाई करते हैं। क्योंकि यूनिट सेल कैसे बने बेटा, तो यूनिट सेल बने हैं सर 2D पैटर्न के रिपीटेशन से। तो 2D पैटर्न के जब रिपीटेशन करते हैं तो 2D पैटर्न तो हमारे पास बेटा 5 थे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और हेक्सागन। तो ये जो 2D पैटर्न रिपीट होकर 3D पैटर्न बना रहे हैं सर, तो ये कितने तरह के 3D पैटर्न में कितने तरह के यूनिट सेल बनाते हैं? तो सर इतने तरह के बनाते हैं। अच्छा सर ये यूनिट सेल जो होते हैं ये क्या क्रिस्टल फॉर्म करते होंगे अलग अलग? हमने कहा यस। तो कितने क्रिस्टल फॉर्म कर देंगे सर? लेट्स सी। तो आइए आपको पहले वो बता देते हैं, इसके बाद हम यूनिट सेल को डिस्कस प्रॉपर मैनर में करेंगे, क्योंकि पहले क्रिस्टल के टाइप जानना जरूरी है। तो देखो, अगर हम ये समझना चाहते हैं कि क्रिस्टल हमें डिस्कस करना है
तो क्या सारे क्रिस्टल डिस्कस करने हैं या कुछ क्रिस्टल डिस्कस करने हैं या उन क्रिस्टल्स को डिस्कस करना है जो हमारे आसपास ज़्यादा पाए जाते हैं? अब देखो ऑब्वियसली यार हम लोग 12th स्टैंडर्ड के हैं, तो हम लोगों को ना अभी फिलहाल रिसर्च नहीं करना है, हमें ज़्यादातर उन चीज़ों को डिस्कस करना जिनसे हम आसपास ज़्यादातर घिरे हुए हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। तो देखो एक्चुअली हुआ क्या कि थ्रू द XRD पैटर्न ये बात सामने आई कि जब उन्होंने पहला यूनिट सेल देखा क्यूबिकल वर्जन का, किसका देखा बेटा? क्यूबिकल वर्जन का। ठीक है, तो क्यूबिकल वर्जन का जो यूनिट सेल देखा, तो ऑब्वियसली कोई क्यूब अगर आप बनाते हो तो कुछ ऐसा बनाते हो ना, देखना तो आप मान लो एक स्क्वायर ले ले, तो ऐसे ये ले लिया आपने एक स्क्वायर, और बेटा एक स्क्वायर आपने मान लो ऐसे ले लिया, ये देखो डन। अब ये दो स्क्वायर आपने लिए, तो हमने बताया था ना स्क्वायर में 2D पैटर्न है, तो मैंने यहाँ 2D पैटर्न को 2 बार रिपीट कर दिया। तो जब 2D पैटर्न को रिपीट करते हैं बेटा तो क्या बनता है? यूनिट सेल। ठीक है, तो ये देखो ये 3D पैटर्न का यूनिट सेल बन गया, ये देखो मैंने इनको मिला दिया इस तरह से, डन, बन गया। अब ध्यान से सुनिएगा, इस क्यूब को अगर हम मान के चले कि हमारा बेसिक यूनिट सेल हमें जो पढ़ना है वो क्यूबिकली पढ़ना है या क्यूब क्रिस्टल को भी डिस्कस करना है, तो इन्हीं को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो जरा सोच के देखना, तो ये क्यूब है ना हमारा, तो इस क्यूबिकल में आपको ये वाला एक एक्सेस दिख रहा होगा बेटा, ये देखो तो ये दिख रहा है बेटा, आपको एक ये वाला एक्सेस दिख रहा होगा और बेटा एक आपको ये वाला एक्सेस दिख रहा होगा। सही है, सभी को दिख रहा है ये। तो ये कहा कि भाई ऐसा करो, ध्यान से समझिएगा सभी लोग, इसको मैं बेटा मान लेता हूं बी। ये बी क्या है सर? अरे यार बी का मतलब ये जो एज जा रहा है ना, ये इसका लेंथ ले लेते हैं। अब ये कहां तक जा रहा है आई डोंट नो अबाउट दैट। ठीक है, तो ये बी हमारा क्या हो गया बेटा? एज लेंथ हो गया। तो अगर मैं ये बी मान लेता हूं, ठीक है, अगर मैं इसे ए मान लेता हूं, देखो ये ए मान लिया मैंने, ये ए मान लिया, ठीक है, ये ए मान लिया, और बेटा ये मैंने मान लिया सी, डन। तो ये जो ए बी से तुमने माना है ना, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये क्या है बेटा? तो ये सर एज लेंथ है। अब वो एज लेंथ 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 150 पिकोमीटर, कुछ भी हो सकता है यार, है कि नहीं? तो हमने एज लेंथ मान लिया, ए बी सी करके मान लिया। और आप जरा एक चीज गौर करो, तो अगर इस क्यूब का इस वाले को देखो ध्यान से, ये वाला ये फेस हो गया बेटा और एक ये फेस हो गया, 2 फेस हो गया ना, तो इसके बीच में ये एंगल जनरेट हो रहा है, यू कैन सी। अरे आप अपने कमरे को गौर से देखो ना, कमरे में जो कॉर्नर होता है उसके देखो बीच में ऐसे एंगल जनरेट होता है। आप कमरे को देखोगे तो उसके 3 कॉर्नर होंगे ना, 1 2 और ये 3, तो होंगे कि नहीं होंगे? तो वही ये जो 3 कॉर्नर बेटा, तो ये एक ये फेस हो गया और एक ये फेस हो गया। मतलब कहने का कि अगर ये वाला फेस आप देख लो और ये वाला फेस अगर आप देख लो, तो यहाँ पर एक एंगल जनरेट हो रहा है। अब ये जो एंगल जनरेट हो रहा है सर, ये कितना मान ले? तो यार हमें तो पता नहीं अभी कितना है, अगर स्क्वायर है तो 90 डिग्री होगा, ठीक है, लेकिन हमें क्या पता, हम स्क्वायर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको तो बहुत सारे पैटर्न्स को डिस्कस करना है, हम तो स्क्वायर क्यूब तो एक एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी कि ये जो बेटा इंटरफेशियल यानी जो फेस है ना, फेस, इस फेस के एंगल को नाम दिया जाता है बेटा इंटरफेशियल एंगल। क्या नाम दिया जाता है बताओ? इंटरफेशियल एंगल। सिंपल है नाम रखने का तरीका। इंटर मतलब आपस के, फेशियल यानी फेस, आपस के फेस के बीच का एंगल। यू कैन सी इस पर्टिकुलर डायग्राम का ये 2 फेस के यानी 2 आपस के फेस के बीच का ये एंगल है, ठीक है। अब ये मैंने जो एंगल माना बेटा, ये वाला एंगल, वो मैं मान लेता हूं, सपोज करो अल्फा, या सॉरी हाँ अल्फा मान लेता हूं, ठीक है। लेट्स सी दिस इज अल्फा बेटा। तो बेटा ये वाला एंगल मान लो, ये देखो ये वाले फेस बेटा और इस वाले फेस के बीच का एंगल मान लेते हैं। तो ये जो फेस के एंगल के बीच का बेटा, इसको मान लिया मैंने बीटा, और बेटा ये वाला एंगल जो दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको मैंने मान लिया बेटा, ये वाला एंगल, ये वाले फेस के बीच का एंगल मैंने मान लिया गामा, डन। सो यू हैव 3 डिफरेंट टाइप ऑफ द इंटरफेशियल एंगल। क्योंकि आप अपने रूम को भी ध्यान से देखोगे ना, तो कॉर्नर पे जब देखोगे तो आपको यहां पर 3 फेसेस दिखाई देंगे, तो उन फेसेस के बीच के एंगल को बेटा हम इंटरफेशियल एंगल बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, या तो आप पढ़ते समय अपने कमरे को देख लो, ठीक है, और नहीं तो विजुअलाइजेशन पावर बढ़ाओ। रीजन क्या है ना कि सॉलिड स्टेट में आप क्रिस्टल स्टडी कर रहे हो, और जो भी कर रहे हो बेटा एक एक्सरे पैटर्न को कर रहे हो, ठीक। और ये जो एक्सरे पैटर्न है ये 3D पैटर्न को डिफाइन कर रहा है, तो 3D को समझने के लिए आपको विजुअलाइजेशन पावर बढ़ाना होगा थोड़ा सा, मतलब आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी एक बियॉन्ड द लिमिट होनी चाहिए थोड़ी सी, ताकि आप इमेजिन कर सको कि ये हो क्या रहा है। यानी ओवरऑल द सॉलिड स्टेट इज जस्ट लाइक द इमेजिनेशन, ओके, लेट्स सी, बट इट इज द रियलिटी, ओके। सो वी हैव 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल बेटा, अल्फा, बीटा एंड गामा, जो अपने अपने फेसेस के बीच के एंगल को जस्टिफाई कर रहे हैं। सो बेटा यहाँ इंटरफेशियल एंगल कौन हो गया? अल्फा है, बीटा है और गामा है। दीज आर द इंटरफेशियल एंगल्स। सो अल्फा, बीटा, गामा इज द इंटरफेशियल एंगल एंड द एबीसी आर एज लेंथ, ओके। सो ये एक मैंने क्यूबिकल पैटर्न से निकाल लिया, बट
कौन जानता है कि केवल क्यूबिकली पैटर्न बनता है? अगर 2D पैटर्न 5 तरह के होते हैं तो उसको अगर हम रिपीट करके 3D पैटर्न बनाते हैं तो कितने 3D पैटर्न बन सकते हैं, वही तो हमें समझना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एज लेंथ और इंटरफेशियल एंगल को कुछ कंसीडर कर लिया, अल्फा बीटा का और ABC लाइक दैट। ओके, नाउ सो ये मैंने डिस्कस कर लिया। अब होता क्या है ना, ध्यान से समझिएगा, अगर ये अल्फा बीटा गामा बीटा 90 90 90 हो गए तो ये कंफर्म है सर ये क्यूब है। अगर अल्फा बीटा गामा बीटा 90 90 हो गए तो इसका मतलब ये क्यूब है, कंफर्म, श्योर। तो यानी एक क्रिस्टल तो हमें क्यूबिकल मिलेगा ही मिलेगा, एक क्रिस्टल तो हमें क्यूबिकल मिलेगा ही मिलेगा अगर हम 2D पैटर्न के हिसाब से सोचे तो, क्योंकि 2D पैटर्न 5 तरह के, तो अगर हम स्क्वायर को बेटा रिपीट करते तो क्यूब तो मिलना तय था। ठीक है, लेकिन अगर हम रेक्टेंगल को रिपीट करेंगे तो क्या होगा, हेक्सागन को रिपीट करेंगे तो क्या होगा, हम पैरेललोग्राम को रिपीट करेंगे तो क्या होगा, है ना, हम रेक्टेंगल को रिपीट करेंगे तो क्या होगा, हम रोम्बस को रिपीट करेंगे तो क्या होगा, आई डोंट नो। तो उसी पैटर्न को तो हमें डिस्कस करना है, लेकिन उसके लिए मैंने क्या किया है, एक क्यूब को अपने एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने के लिए कि इंटरफेशियल एंगल और एज लेंथ क्या होता है, ये समझाने के लिए मैंने एग्जांपल के तरह पे ले लिया। अब इनमें अगर चेंजेस होने लगे, ऑब्वियस है ना भाई, स्क्वायर का एक एंगल 90 डिग्री का होता है, डन है, रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री होता है, लेकिन बेटा एज लेंथ अलग अलग हो जाते हैं, सही है ना। तो अगर एज लेंथ और इंटरफेशियल एंगल में चेंजेस आएंगे बेटा, तो ऑब्वियसली 2D पैटर्न चेंज होगा और क्यूबिकल पैटर्न यानी कि 3D पैटर्न भी चेंज होगा, तो यूनिट सेल की कंडीशंस भी चेंज होगी, डन। तो अगर आप स्क्वायर 2D पैटर्न लेके रिपीट करोगे तो क्यूब बनेगा, रेक्टेंगल लेंगे तो वहां पर एज लेंथ या एंगल में चेंजेस आ सकते हैं, तो उससे क्या पैटर्न बनेगा, वही हमारी स्टडी का पूरा फोकस है पूरा। ठीक है, लेट्स सी। सो ये हमारे पास सारी चीजें जस्टिफाइड हो गई सर। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज सर, इन्हीं एज लेंथ और इंटरफेशियल एंगल के बेस पर कितने तरह के क्रिस्टल हमें मिले। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना कि कितने तरह के हमें क्रिस्टल मिले, एक्चुअली इतना आसान नहीं था इसको करना, क्योंकि भाई मैक्स वन लॉ तो उन्होंने बता दिया कि भाई एक्सरे स्टडी कर लो, XRD यानी एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न से फॉलो करो। अब इसी फॉलो पैटर्न को करने के बाद अलग अलग लोगों ने, जैसे WH ब्रैग, WL ब्रैग ने NaCl बताया, तो ऐसे ही बेटा एक साइंटिस्ट और थे, हालांकि साइंटिस्ट नहीं तो मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन बेटा। जो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे उनका नाम था ब्रेवाइज। ये देखिए, ये क्या थे बेटा, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। ठीक है, तो ब्रेवाइज नाम के एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। उन्होंने क्या किया, XRD पैटर्न को ही फॉलो करके प्लस थोड़ा सा मैथमेटिकल अजम्पशंस लगा के, कि उनको पता है कि भाई अगर 2D पैटर्न हम बनाते हैं तो 5 पैटर्न हो सकते हैं, तो ये जो 2D पैटर्न 5 पैटर्न हो सकते हैं, ये बताने वाले भी बेटा यही थे। तो उन 2D पैटर्न जो 5 पैटर्न हो सकते हैं, जिसमें मैंने बार बार बोल रहा हूं बेटा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, हेक्सागन, है ना, ये जो 5 पैटर्न है, इन 5 पैटर्न को अगर हम रिपीट करते हैं 3D पैटर्न में, तो कितने तरह के यूनिट सेल दिखाई दे सकते हैं। तो ब्रेवाइज ने इसी पर पूरा असम्पशन यूज किया, और ब्रेवाइज को यह पता चला कि जब हम 2D पैटर्न को रिपीट करके 3D पैटर्न यानी यूनिट सेल बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो ब्रेवाइज को जो बेटा यूनिट सेल्स मिले, या ब्रेवाइज को जो उन पर्टिकुलर 3D पैटर्न को रिपीट करके जो क्रिस्टल्स मिले, वो कितने मिले। तो ब्रेवाइज को जो बेटा टोटल क्रिस्टल्स मिले ना, जितने भी क्रिस्टल्स मिले वो टोटल थे बेटा 7। कितने थे, 7। और ब्रेवाइज को बेटा जो यूनिट सेल्स मिले वो मिले 14। मतलब अकॉर्डिंग टू द ब्रेवाइज, व्हेनेवर यू रिपीट द 2D पैटर्न इन 3D form, then you can contain maximum 7 type of the different crystal which contains 14 different type of the unit cells. This is the study. Okay, so ये स्टडी के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि भाई हमारे पास टोटल 7 ही तरह के क्रिस्टल हैं वर्ल्ड में। इन दुनिया में जितने भी तरह के क्रिस्टल्स आप पढ़ते हो, वो इन्हीं 7 में से कोई एक हो सकता है। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज। तो ब्रेवाइज की पॉसिबिलिटी क्या थी, 2D पैटर्न को रिपीट कर करके पूरे चेक करने का। तो जितने भी बेटा वहां पर कॉम्बिनेशन बन सकते, तो सारे कॉम्बिनेशन इन्होंने लगा के देखे, तो इन्हें पता चला कि 7 क्रिस्टल से ज्यादा बन ही नहीं सकते। और उन 7 क्रिस्टलों को बनाने के लिए 14 यूनिट सेल की रिक्वायरमेंट होती है। इसी बेटा सिस्टम को, इसी को कहा जाता है ब्रेवाइज। तो ब्रेवाइज क्या, 7 क्रिस्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, ब्रेवाइज 7 क्रिस्टल सिस्टम, या इसको ये भी बोल सकते हो ब्रेवाइज 14 यूनिट सेल क्रिस्टल सिस्टम। ओके, सो ब्रेवाइज क्रिस्टल सिस्टम क्या था, क्यों आया, और ये इन्होंने क्या किया, सब कुछ डिटेल में क्लियर हो गया। और इन्होंने कैसे किया वो भी क्लियर हो गया। मैंने बोला था ना केमिस्ट्री में व्हाट, व्हेन और व्हाई,
ये 3 बातें जरूर हमको याद होनी चाहिए। ब्रेवाइस का जो क्रिस्टल सिस्टम आया था पहली बार 1913 में मैक्स वैन लू ने सजेस्ट किया था कि एक्सआरडी पैटर्न को फॉलो करके हम क्रिस्टल पे स्टडी कर सकते हैं। और पहली बार बेटा ब्रेवाइस ने लगभग अप्रोक्सीमेटली 1918 के आसपास, यानी कि 1913 के 5 साल बाद 1918 के आसपास उन्होंने टाइप्स ऑफ क्रिस्टल को जस्टिफाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ द 2D पैटर्न। श्योर? तो इस तरह से इन्हीं के थ्रू बेटा यूनिट सेल का भी ऑब्जर्वेशन हुआ कि जो तुम 2D पैटर्न बनाते हो मैथमेटिकली तुम 2D पैटर्न कितने बना सकते हो, तो 5 बना सकते हो। तो उन्हीं 2D पैटर्न को जब तुम 3D में रिपीट करते हो तो इतने तरह के क्रिस्टल बनाए दिखा सकते, इतने तरह के क्रिस्टल या यूनिट सेल दिखाई दे सकते हैं। और इसका मतलब अगर तुम्हें टाइप्स ऑफ क्रिस्टल पता चल गए तो ऑब्वियसली तुम उस पर स्टडी कर सकते हो और वर्ल्ड लेवल पे यानी कि पूरे होल यूनिवर्स में जितने भी क्रिस्टल्स हैं उनके बारे में तुम उसका इंटरनल नॉलेज पूरा गेन कर सकते हो कि इंटरनली कैसे शो होते हैं, कैसे दिखते होंगे। तो पूरी कहानी इन्होंने खत्म कर दी इस पूरे पैटर्न के थ्रू। द क्वेश्चन इज सर वो 7 क्रिस्टल थे कौन से और ये 14 यूनिट सेल सर कैसे कॉम्बाइंड होके बने? क्योंकि हमने भी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया कि यूनिट सेल 2 ही तरह के हो सकते हैं बेटा। कौन कौन से? या तो प्रिमिटिव या तो सेंटर्ड। प्रिमिटिव मतलब एससीसी सिंपल क्यूबिक सेल, या तो बेटा सेंटर्ड मतलब बीसीसी, एफसीसी एंड ईसीसी। तो इतने ही यूनिट सेल हैं तो इतने ही यूनिट सेल। अब वही यूनिट सेल बेटा कैसे 7 क्रिस्टलों में कंबाइन होते हैं कि 14 यूनिट सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये 7 क्रिस्टल जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये कौन कौन से थे और इनमें से हमारे सिलेबस में कौन सा है जो हमें आईआईटी कहता है कि बेटा इतना ही पढ़ के जाओ तो हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अगर हम 7 क्रिस्टल पढ़ने लगेंगे ना तो बेटा जमाने बीत जाएंगे तुम्हारे। क्योंकि आपको पता है ना, मैंने लास्ट क्लास में बोला भी था कि क्रिस्टल को पढ़ने के लिए क्रिस्टलोग्राफी की एक स्टडी पैटर्न है। क्रिस्टलोग्राफी की एक पर्टिकुलर सेक्शन है जहां पर क्रिस्टल के बारे में डिस्कस करते हैं। और क्रिस्टलोग्राफी में बेटा मास्टर्स भी होते हैं, पीएचडी तक होता है यार, रिसर्च होता है। तो तुम 12th में बेटा ये सब थोड़ी ना कर लोगे। ओके, सो इसमें हमें ये भी चेक करना है कि हमारा सिलेबस किसको डिमांड करता है, हमारा सिलेबस किसके लिए क्या करता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेटा क्रिस्टल सिस्टम। नाउ द क्वेश्चन इज वो 7 क्रिस्टल थे कौन से? आइए चेक करते हैं। देखो, तो जो ब्रेवाइस के पैटर्न, ब्रेवाइस ने अपना पैटर्न फॉलो किया, 2D पैटर्न को रिपीट करके 3D पैटर्न को डिफाइन करने की कोशिश की। तो ब्रेवाइस के पैटर्न से जो 7 क्रिस्टल निकले वो ये थे बेटा। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो 7 क्रिस्टल बेटा ये थे, ध्यान देना। ये वो 7 क्रिस्टल थे बेटा। ठीक है सर, आपने ये शॉर्ट में क्यों लिखा है और इसी पैटर्न में क्यों लिखा है? हम सर पहले इसको इधर लिख देते, इसको इधर लिख देते, क्या फर्क पड़ जाता? नहीं, आप लिख देते आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्जाम में आपको जरूर फर्क पड़ जाता, आपका नेगेटिव मार्क्स आता। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जब पैटर्न आप बदलते हो तो आपको बेटा मेमोराइज करना पड़ता है चीज़ों को। और जब भी आप कोई चीज़ मेमोराइज करते हो तो इस बात की गारंटी नहीं है कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तब तक वो आपको याद रहे। ठीक है, सो लेट्स सी। मैंने इसी पैटर्न में जानबूझ के लिखा है। अब इसको लर्न करने का तरीका देखिए आप। ठीक है, मेरे साथ थोड़ा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्या है लिखा हुआ? क्यूट, क्यूट औरत, ORT मतलब औरत। तो क्यूट औरत तेरी हिम्मत। ठीक है, सो क्यूट औरत तेरी हिम्मत। अब ध्यान से इसको पढ़ के देखिए, आपको भी समझ में आएगा। ये थोड़ा व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है ना, सो क्यूट औरत तेरी हिम्मत। याद हो गया आपको? फिर से सुन लो, क्यूट औरत तेरी हिम्मत। याद हो गया आपको? आई होप यार याद हो गया होगा, इससे आसान क्या हो सकता है? क्यूट औरत तेरी हिम्मत। ठीक है, तो क्यूट औरत में बेटा क्यू जो है वो क्यूब को डिफाइन कर रहा है, यानी द फर्स्ट टाइप ऑफ द क्रिस्टल इज क्यूब, जो 2D पैटर्न स्क्वायर से बना होगा। ठीक है, दूसरा है बेटा टेट्रागोनल। ओके बेटा, ORT मतलब औरत, यानी बेटा ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक। TRI मतलब बेटा ट्राइगोनल, या इसी को बेटा रोम्बोहेड्रल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? रोम्बोहेड्रल। ठीक है, जो रोम्बस से बना होगा, कंफर्म। रोम्बस 2D पैटर्न में था ना, रोम्बिक में। ठीक है, HE मतलब बेटा हेक्सागन। तो हेक्सागोनल बेटा बताओ कौन से 2D पैटर्न से बना होगा? हेक्सागन से बना होगा। M यानी सर, M यानी मोनोक्लिनिक। ठीक है, मोनोक्लिनिक। और बेटा T मतलब सर ट्राइगोनल, सॉरी ट्राइगोनल बोल रहा हूं, सॉरी ट्राइक्लिनिक। ठीक है, दिस इज ट्राइक्लिनिक।
सो देयर आर बेटा 7 टाइप ऑफ द क्रिस्टल्स, 1 2 3 4 5 6 7। लर्न हो गया सर। कैसे लर्न किया? क्यूट औरत तेरी हिम्मत। तो क्यू यानी कि क्यूबिकल, टी यानी टेट्रागोनल, औरत यानी ऑर्थोरोम्बिक, तेरी यानी ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल, ही यानी कि हेक्सागोनल, म यानी मोनोक्लाइनिक और टी यानी ट्राइक्लाइनिक या ट्राइक्लिनिक। डन। सो देयर आर 7 टाइप ऑफ द क्रिस्टल्स आर देयर। मैंने पहले ही बोला ब्रेवाइज से 7 क्रिस्टल बताए थे बेटा, वो आपके सामने यहाँ पर जस्टिफाइड हो गए। श्योर। अब देखो ये जो क्रिस्टल्स तुम्हारे पास बने हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, ये जो क्रिस्टल तुम्हारे पास बने हैं इनमें भी यूनिट सेल का कॉम्बिनेशन बनाया गया। तो भैया जब पूरा एक्सरे पैटर्न से स्टडी किया गया तो कितने यूनिट सेल्स आते चले गए सर? ठीक है, कितने यूनिट सेल आते चले गए? तो यू कैन सी नाउ क्यूब में हमें मिला बेटा एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। 3 यूनिट सेल से बनता है, यानी कि एक क्यूबिकल क्रिस्टल को बनाने के लिए हमें 3 यूनिट सेल, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल की रिक्वायरमेंट होती है। यानी अगर हम क्यूबिकल क्रिस्टल को ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें 3 डिफरेंट टाइप के हमको 3D पैटर्न दिखाई देंगे, जिसको हम यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है। नाउ टेट्रागोनल से पूछा कि भाई आपका क्या एक्सरे स्टडी है, तो ब्रेवाइज कहता है कि इसकी एक्सरे स्टडी से हमें यह कंफर्म होता है कि इसके पास जो यूनिट सेल है बेटा वो एससीसी है और बीसीसी है। यानी इट कंटेन ओनली 2 डिफरेंट टाइप ऑफ द यूनिट सेल, यानी इन 2 डिफरेंट यूनिट सेल से ही मिलकर ये बन जाता है। ऑर्थोरोम्बिक का सवाल पूछा गया, तो ऑर्थोरोम्बिक ने बोला भाई कि मेरा जो पैटर्न है उसमें सारे मिल जाएंगे तुम्हें, एससीसी भी मिल जाएगा, बीसीसी भी मिल जाएगा, एफसीसी भी मिल जाएगा, ईसीसी भी मिल जाएगा। यानी ऑल टाइप ऑफ द यूनिट सेल ये कंटेन करता है। डन है यहां तक? ट्राइगोनल से पूछा गया कि भाई तुम्हारा क्या हिसाब किताब है, रोम्बोहेड्रल से बोला गया, तो ट्राइगोनल बोला कि मेरे पास केवल एससीसी मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा भाई, हम बहुत सिंपल आदमी हैं, हमारे पास ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं मिलने वाले। हेक्सागोनल से पूछा तुम बताओ, कह रहा मैं भी बहुत सिंपल आदमी हूं, हेक्सागोन एससीसी बना के मेरा काम चल जाता है और यूनिट सेल में चाहिए ही नहीं होते। मोनोक्लाइनिक बोला तुम बता भाई, तो ये बोलता भाई देखो ऐसा मैं एससीसी और ईसीसी से मिलकर बनता हूं। किससे मिलकर बनता बेटा? एससीसी और ईसीसी से। जबकि ट्राइगोनल को, ट्राइक्लिनिक को पूछा तू बता भाई, तो बोलता आई एम ओनली एससीसी। यानी कि यू कैन सी नाउ कि इनका कॉम्बिनेशन पैटर्न क्या है। ये कह रहा है कि हम 3 यूनिट सेल से बनते हैं, ये बेटा 2 यूनिट सेल से बनता है, ये चारों यूनिट सेल से बन जाता है। यानी इसमें सारे यूनिट सेल आपको दिखाई देंगे। इसमें बेटा ट्राइगोनल में केवल एससीसी, इसमें भी केवल एससीसी बेटा, इसमें मोनोक्लाइनिक में एससीसी और एससीसी, जबकि बेटा ट्राइक्लिनिक में तुम्हें केवल मिलता है एससीसी। डन। अब जरा यूनिट सेल काउंट करके चेक कर लेते हैं सर, तो और मजा आ जाएगा। बताओ बेटा यहाँ कितने यूनिट सेल? 3। तो क्यूब बेटा 3 यूनिट सेल से बनता है, टेट्रागोनल बेटा 2 यूनिट सेल, ये 4 यूनिट सेल, तो 3 2 5 और 4 9 हो गए, यानी 3 2 5 4 9। ओके। अच्छा ट्राइगोनल बेटा 1 से, ट्राइगोनल 1 से, हेक्सागोनल बेटा 1 से, ये मोनोक्लाइनिक बेटा 2 से, क्योंकि इसमें एससीसी और ईसीसी और इसमें 1। टोटल बेटा काउंट करके बताओ यूनिट सेल कितने हुए, जरा बताओ तो सारे काउंट करके। तो 3 2 5 5 4 9 9 9 1 10 10 1 11 11 और 2 13 एंड दिस वन इज ओनली 1 14। तो बेटा बताओ टोटल कितने यूनिट सेल सिस्टम हो गए? 14। तो टोटल हमें मिल गए बेटा 14 यूनिट सेल सिस्टम। ये देखिए, तो थे तो हमारे पास टोटल 4 यूनिट सेल ना, एक प्रिमिटिव था और एक सेंटर था, सेंटर के 3 पार्ट, प्रिमिटिव का 1 पार्ट 4, और वही 4 यूनिट सेल जब डिफरेंट फॉर्म में कंबाइंड होते हैं तो 7 तरह के क्रिस्टल बनाते हैं, और उन 7 तरह के क्रिस्टल में जब जितने भी डिफरेंट फॉर्म ऑफ यूनिट सेल कंबाइंड होते हैं उनके टोटल टाइप कितने निकलते हैं बेटा? 14 निकलते हैं। तो इस तरह से बेटा ब्रेवाइज की सिस्टम को 14 यूनिट सेल सिस्टम या 7 क्रिस्टल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। डन। अब ध्यान से सुनो, ये मैंने आपको पूरा क्रिस्टल सिस्टम समझा दिया। आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? कंफर्म होना? ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब नाउ वी कैन सी हियर ये सारे यूनिट सेल्स, और ये देखो अब आईटी के सिलेबस ने कहा क्या, या नीट के सिलेबस ने क्या कहा, या बोर्ड के एग्जाम के सिलेबस ने क्या कहा? बोर्ड कहता है कि हम केवल इसको डिस्कस करेंगे, यानी वी हैव ओनली क्यूब इन आवर सिलेबस एज वेल एज इन एडवांस पैटर्न वी कैन ऑल्सो सी द हेक्सागन। ये देखो, तो बेटा जिसमें स्टार लगा हुआ है ना सर्कल के साथ, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें स्टार लगा हुआ है सर्कल के साथ, ये देख लीजिए आप, ये वाला और ये वाला, केवल ये 2 यूनिट सेल्स हैं, या ये जो केवल 2 क्रिस्टल है बेटा जिनको हमें डिस्कस करना है। हमारा सिलेबस केवल कहता है कि इन 2 ही क्रिस्टल सिस्टम को हमें डिस्कस करना है, बस, और किसी को नहीं। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम में हमें डिस्कस करना है बेटा केवल कितनों को? 2 को। तो एक बात मुझे बताओ,
जिसको डिस्कस करना है क्यूब, उसमें कौन कौन से यूनिट सेल बेटा, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। यानी कि अगर ये तीनों यूनिट सेल वहां पर अवेलेबल है तो हमें इन तीनों यूनिट सेल के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जो सिलेबस में उसके बारे में तो पूरा डिटेल पता होना ही चाहिए ना। हेक्सागन में बेटा कौन पता है, एससीसी। तो एससीसी तो सर यहीं पे पढ़ लेंगे। मतलब कुल मिलाकर के अगर हमें यूनिट सेल डिस्कस करना है तो एससीसी, बीसीसी, एफसीसी यही तीन करने बेटा। जो ईसीसी था फोर्थ वाला, ईसीसी एंड सेंटर्ड सेल, वो केवल कहां मिला तुम्हें, वो बेटा हमें मिला मोनोक्लिनिक में। और मोनोक्लिनिक एरर हम सिलेबस में है ही नहीं है। तो मोनोक्लिनिक एरर जब मैं सिलेबस में ही नहीं हूं तो बेटा इसे मेहनत क्यों करना, टाइम वेस्ट क्यों करना। हाँ, ज्ञान अगर आपको देना है कि हमें बहुत ज्यादा आता है तो बात अलग है, तो वो भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सिलेबस में नहीं है, सो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम यार। टाइम का ही तो वैल्यू है पूरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, ठीक है। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी एनसीईआरटी या कोई भी बुक आप उठा लो, किसी भी स्टेट बुक उठा लो, किसी भी कॉम्पिटेटिव बुक उठा लो, वो ईसीसी पे डिस्कशन नहीं करते। क्यों नहीं करते, करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा सिलेबस हमें बाउंड कर देता है। हमारा सिलेबस कहता है कि तुमको क्यूब और हेक्सागन पढ़ना है, और क्यूब और हेक्सागन दोनों क्रिस्टलों में ईसीसी कहीं नजर नहीं आता, तो उसको पढ़ के फायदा क्या यार। आई होप इट इज क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेटा 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड द 14 यूनिट सेल क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। और ये बातें आपको पता होनी चाहिए। 7 क्रिस्टल सिस्टम बेटा कौन से, क्यूट, औरत, तेरी हिम्मत, और उसमें कौन कौन से यूनिट सेल्स हैं ये जरूर पता होना चाहिए। इससे एक आइडिया लग जाता है कि भैया अगर इससे कोई क्वेश्चन आ जाए कि विच वन टाइप ऑफ द क्रिस्टल कंटेन द एससीसी, बीसीसी एंड एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी यूनिट सेल, तो आपको टिक मारना आना चाहिए, ठीक है। और बड़ा आसान है याद करना यार। क्यूट औरत, क्यूट औरत तक में यूनिट सेल काफी भर भर के हैं। उसके बाद तेरी हिम्मत में आप यूनिट सेल देख लो, छोटे छोटे हो गए। सबके पास एससीसी है, खाली मोनोक्लिनिक को छोड़ के जिसमें ईसीसी होता है। और अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि ईसीसी सर ने बोला था सिलेबस में नहीं है, तो क्यों नहीं है, क्योंकि वो ऐसे पर्टिकुलर किसी क्रिस्टल में था जो हमारे सिलेबस में नहीं है, और वो कौन था बेटा, मोनोक्लिनिक। तो ओनली द मोनोक्लिनिक कंटेन ईसीसी इन द होल क्रिस्टल सिस्टम। तो ये तो बड़ा आसान है याद करना यार, बाकी सब एससीसी हो गए। और जो क्यूट औरत वाले हैं, जितने भी क्यूट औरत वाले हैं, सब में यूनिट भर भर के पड़ा हुआ है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया कि सर इस पूरे यूनिट क्रिस्टल में सबसे मजबूत क्रिस्टल कौन सा होगा। सर अगर वो पूछ ले हमसे तो अगर इन पूरे क्रिस्टल में बेटा 7 क्रिस्टल में सबसे मजबूत क्रिस्टल अगर आपसे कोई पूछेगा ना, तो आप ऐसे बता सकते हो। बताओ हमारे सोसाइटी में सबसे ज्यादा मजबूत स्ट्रांग पर्सनालिटी किसको कहा जाता है, औरत, यानी लेडीज, यानी औरतों को बोला जाता है, ठीक है ना। उनकी रिस्पेक्ट की जाती है क्योंकि उनमें मतलब हर तरह की कैपेबिलिटी होती है बेसिकली। तो सोसाइटी में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड हम उन्हीं को मानते हैं, है कि नहीं, और सबसे स्ट्रांग मानते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, जैसे इंदिरा गांधी को आयरन लेडी बोल दिया था, तो स्ट्रांग, विमेन्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन मैन, ऐसा बोलते हैं बाय द फिजिकली और मेंटली। डन। सो ऐसे सिचुएशन में आपको समझ में आ गया होगा कि अगर वुमेन सबसे स्ट्रांग है तो इसका मतलब है कि औरत सबसे स्ट्रांग है, और अगर औरत सबसे स्ट्रांग है तो बताओ फिर सबसे स्ट्रांग क्रिस्टल कौन सा हुआ, ऑर्थोरोम्बिक। डन। क्यों, क्योंकि इसमें चारों यूनिट सेल हैं सर, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेट होकर बना होगा। सो ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि कोई अचानक से पूछ दे बताओ सबसे स्ट्रांग यूनिट सेल कौन सा है, तो आपको याद है क्यूट, औरत, तेरी हिम्मत। औरत औरत तो यार बहुत स्ट्रांग होती है, इसका मतलब यही सबसे स्ट्रांग है, काम खत्म। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेटा सिस्टम। डन। तो हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँच गए, और हम ये समझ गए कि हमारे आसपास जितने भी क्रिस्टल्स हैं वो कितने तरह के हैं, और ये भी समझ गए कि बेटा वो कितने कितने यूनिट सेल से कंबाइंड होकर बने हैं, और हम ये भी समझ गए कि हमें कौन कौन सी चीज़ें सिलेबस में डिस्कस करनी है, और हम ये भी समझ गए कि हमें ईसीसी नाम का यूनिट सेल डिस्कस क्यों नहीं करना है। सो आई होप इट इज एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। डन। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अच्छा, अब देखो, जब आपको ये बात पता चली गई है कि यूनिट सेल्स क्या हैं, ठीक है, क्रिस्टल्स कितने तरह के होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, तो अब इनके जो आपने सर इंटरफेशियल एंगल बताए और जो एज लेंथ बताया उसका यूज कैसे होता है। तो देखो ऐसा है, 2D पैटर्न से तो 3D पैटर्न नहीं सारे यूनिट सेल ही बन रहे होंगे, है ना। तो जब 2D पैटर्न से ही बेटा 3D पैटर्न बन रहे होंगे तो ऑब्वियसली कि एज लेंथ और एंगल में डिफरेंसेस आ रहे होंगे, क्योंकि अगर सारे एंगल इंटरफेशियल एंगल 90 होंगे तो क्यूब हो जाएगा, और अगर उस एंगल में चेंजेस आएगा तो पक्का उसका शेप बदलना चाहिए। सो लेट्स सी उनके शेप बदलते कैसे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव हियर। सो ध्यान से समझिएगा, देखिए अच्छी तरह से समझना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन से यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ और ये आपके लिए बहुत मैटर करता है, ठीक है। देखिए, तो आपके पास बेटा कौन से क्रिस्टल से बताओ, तो आपके पास था क्यूट औरत, तेरी हिम्मत, यही तो था, क्यूट औरत तेरी हिम्मत। अब आपको पता ही है क्यूबिकल, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। डन।
तो ये 7 क्रिस्टल थे सर हमारे पास। अब आइए चेक कर लेते हैं कि इनके एज लेंथ का क्या हिसाब किताब है। ठीक है, इनके एज लेंथ का क्या कॉन्सेप्ट है। फिर हम चेक कर लेते हैं कि इनका इंटरफेशियल एंगल, बेटा मैंने IF लिखा है तो IF का मतलब क्या हो गया, इंटरफेशियल एंगल। इनका क्या बेटा लॉजिक है। और अगर ज्यादा से ज्यादा जाओगे तो एग्जाम्पल हालांकि याद नहीं करना होता, लेकिन फिर भी यार बी रेडी फॉर दैट। अब आप इस चैनल पे आए हो तो आपको ऑब्वियसली यार कुछ बढ़िया और एक्स्ट्रा मिले तभी तो मजा आए। मैं भी अगर एनसीईआरटी को पढ़ के पढ़ा दूं तो क्या फायदा आपके लिए, वो तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव। सो देखो भाई, क्यूब, आपको पता है क्यूब का बेटा एज लेंथ क्या होगा, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो। हमने 3 एज लेंथ माने थे ना, तो ए बी सी कोई भी हो सारे बराबर होंगे। क्यूब में तो सारे बराबर होंगे क्योंकि बना किससे बेटा, स्क्वायर से, और स्क्वायर के सारे लेंथ बराबर होते हैं। ठीक है, सो एज लेंथ बेटा इंटरफेशियल एंगल भी क्या होगा, तो अल्फा बीटा गामा जो तीनों एंगल होंगे बेटा वो 90 होंगे। ये भी आपको पता होगा क्योंकि क्यूब बना स्क्वायर से, सारे एंगल 90 होंगे, तो बेटा क्यूब का भी 90 होगा। एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। ठीक है, अब आगे का क्या कॉन्सेप्ट है सर, आगे का कॉन्सेप्ट ये है कि टेट्रागोनल का क्या होगा। तो मैंने जानबूझ के आपको ऐसे लिखवाया क्यूट और तेरी हिम्मत के फॉर्म में, क्यों लिखवाया वो देखिए। A इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब सर टेट्रागोनल में ना 2 एज लेंथ ए और जो बी वाले होते हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन जो बी जो होता है वो सी के बराबर नहीं होता। मतलब सी वाले एज लेंथ में कुछ कमी या कुछ ज्यादा कुछ ना कुछ चेंज होता है सर। डन, और उस चेंजेस की वजह से बेटा ये टेट्रागोनल के नाम से जाना जाता है। रही बात एंगल की, तो बेटा यहां एंगल सेम ही रहेगा, यानी विदाउट चेंज इन एनी इंटरफेशियल एंगल, विदाउट चेंज इन एनी इंटरफेशियल एंगल ओनली द एज लेंथ विल बी चेंज। और ऐसा पैटर्न अगर किसी बेटा क्रिस्टल में आया, दैट विल बी नोन एज द टेट्रागोनल। डन। अब क्वेश्चन ये कि सर इनके एग्जांपल्स भी आप बता सकते हैं, तो देखो ना यार, इसके एग्जांपल आप ले लो, NaCl ले लो, ठीक है, KCl ले लो, ऐसे सो ऑन, बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे, ZnS ले लो, है ना, ये एग्जांपल्स हो गए इसके। सही है। टेट्रागोनल की बात करें सर, किसकी बात करें बेटा, टेट्रागोनल की। तो टेट्रागोनल बेटा आप ले लो एग्जांपल, CaCO3, है ना, HgS, CaCO3 बेटा कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्साइट कहलाता है, HgS को बेटा सिनबार या फिर मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं, है ना। तो ये सब एग्जांपल्स हैं इसके, बड़े आसानी से आप इसे याद कर सकते हो, इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऑर्थोरोम्बिक सर कैसा है सर, ऑर्थोरोम्बिक देखो बेटा, A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, बट द इंटरफेशियल एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब इसे तीनों एज लेंथ एक दूसरे के नॉट इक्वल हो जाएंगे, लेकिन एंगल चेंज नहीं होगा, खाली एज लेंथ में चेंजेस आ रहे हैं। डन। ये जो होंगे बेटा ऑर्थोरोम्बिक वाले, ठीक है, ये जो होंगे ऑर्थोरोम्बिक वाले, तो ये क्या हो जाएगा सर, ऑर्थोरोम्बिक में तुम्हारे पास आ जाएगा, मान लो ले लो KNO3, K2SO4, दीज आर द एग्जाम्पल्स। लेकिन आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये सब याद मत करना, ठीक है, क्योंकि ये सब धीरे धीरे प्रैक्टिस में अपने आप आ जाएगा। तो क्यूट और रत डन है। अब देखो बेटा जो ये बचे ना तेरी हिम्मत, इसमें ध्यान से सुनना, ये जो सेम पैटर्न तुम्हें दिख रहा है स्टार्टिंग में क्यूट औरत का, वही पैटर्न फॉलो कर दो। देखना, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। यू कैन सी नाउ। आप समझ आए कि मैंने क्यूट औरत तेरी हिम्मत के फॉर्म में इसको क्यों याद कराया था, क्योंकि हमें एज लेंथ याद करने में दिक्कत ही नहीं है यार, समझ गया भाई। क्यूब का बराबर है, फिर इसके बाद एक बी और सी नॉट इक्वल टू, फिर तीनों नॉट इक्वल टू, सेम वही पैटर्न फॉलो कर दो। फिर ट्राई यानी कि तेरी में तीनों बराबर, फिर बेटा हे यानी हेक्सागन में 2 बराबर 1 नहीं बराबर, और फिर मोनोक्लाइनिक में तीनों नॉट बराबर। याद हो गया, सेम पैटर्न फॉलो कर दो, सेम एग्जैक्ट कर दिया। एंगल में आ जाओ बेटा, तो देखो जो तुम्हारा ट्राइगोनल है, ये जिसको रोम्बोहेड्रल भी आप कहते हो, इट विल बी लाइक दिस कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90। मतलब सर अल्फा बीटा गामा बराबर होंगे लेकिन वो 90 के बराबर नहीं होंगे, यानी उनके एंगल में भी डिफ्लेक्शन आ जा रहा है। तो एंगल में डिफ्लेक्शन कहां से शुरू होता है बेटा, क्यूट औरत के बाद से, ठीक है, बड़ा आसान है। हेक्सागन बेटा, हेक्सागन आपको पता ही होगा एक एंगल 120 डिग्री का जरूर होगा। डन। तो यानी यहां पर क्या होता है कि अल्फा बीटा बेटा 90 हो जाएगा, ठीक है, अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे 90, लेकिन जो गामा होता है बेटा वो 120 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी एक एंगल को 120 होना था। डन। और गामा वाला कौन सा एंगल था, आपको मैंने 2D वाले जो क्यूब वाला डायग्राम था उसमें बताया था, जहां पर मैं आपको इंटरफेशियल एंगल और एज लेंथ समझा रहा था, ठीक है, लेकिन उसको जानने की उतनी जरूरत नहीं है। अगर आपको पैटर्न याद है तो आपको तो इससे मतलब है कि भाई क्या क्या किस में क्या हो रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी,
मोनोक्लाइनिक सर, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा कि अल्फा गामा बेटा 90 हो जाएगा, लेकिन बीटा नॉट इक्वल टू 90 रहेगा। सही है। अल्फा गामा किसके बीच का एंगल था? अल्फा किसके बीच का एंगल था? बीसी, बी और सी एज लेंथ के बीच का था। और बेटा गामा किसके बीच का था? सी ए के बीच का था। और बीटा किसके बीच का था? ए बी के। तो जो ए बी के बीच का एंगल था ना बेटा, वो 90 नहीं रहेगा, उससे कम या ज्यादा हो सकता है। लेकिन अल्फा गामा यानी बीसी और सी ए के बीच का एंगल सेम रहेगा। डन। तो ये चीजें आपको मैं बता चुका हूं पहले कि अल्फा बीटा गामा किसको मैंने बोला था। तो वो अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो काम खत्म है। लेकिन उसको आपको कोरिलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको इसी से काम चल जाएगा। जो ट्राइक्लाइनिक है बेटा, ये दुनिया का सबसे अजूबा है, मतलब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। तीनों नॉट इक्वल टू, और बेटा एंगल इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू विद ईच अदर। मतलब 90 के बराबर तो होता ही नहीं और ऊपर से आपस में नॉट इक्वल टू होता है। मतलब सबसे ज्यादा इर्रेगुलर टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्राइक्लाइनिक। डन। अब इनके भी एग्जांपल्स की अगर हम बात कर लें कि सर ट्राइगोनल का एग्जांपल दे दो, सर हेक्सागन का एग्जांपल दे दो, तो मैं बार बार बोल रहा हूं लर्न करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, लेकिन फिर भी चाहते हो तो ट्राइक्लाइनिक का एग्जांपल है सर K2Cr2O7 H3BO3, इस तरह से इसके दो एग्जांपल रेडी हो गए। हेक्सागन का सर एग्जांपल है कैडमियम सल्फाइड ले लो बेटा, है ना, ग्रेफाइट ले लो। ग्रेफाइट तो आपको पता ही होगा ना, हेक्सागन होता है। तो ग्रेफाइट ले लिया, कैडमियम सल्फाइड ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया बेटा? ग्रेफाइट ले लिया, कैडमियम सल्फाइड ले लिया, ठीक है। ट्राइगोनल, तो सर ट्राइगोनल में या रोम्बोहेड्रल में क्या ले लेंगे सर? तो इसमें ले लो बेटा रोम्बिक सल्फर ले लो, ठीक है। आप इसमें रोम्बिक सल्फर भी ले सकते हो, हालांकि रोम्बिक सल्फर तुम्हारा इसमें भी आ जाएगा, तुम्हारा ऑर्थोरोम्बिक में भी, ठीक है। ये रोम्बिक सल्फर हमारे पास एक एग्जांपल इसका हो सकता है। इसके अलावा बेटा आप ले सकते हो इसमें ट्राइगोनल में इसमें और आप क्या ले सकते हो, ये ले लो, ICl ले लो, ये सब एग्जांपल्स हैं। इधर आ जाओ बेटा मोनोक्लाइनिक में, तो मोनोक्लाइनिक में बेटा मोनोक्लाइनिक सल्फर एग्जांपल हो गया, मोनोक्लाइनिक सल्फर एग्जांपल हो गया, ठीक है। मोनोक्लाइनिक सल्फर के बाद बेटा आप इसमें एग्जांपल आप कैरी कर सकते हो CaSO4.2H2O, ठीक है बेटा। ऐसे करके आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो Na2SO4.10H2O, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने बना दिए आपके। अब आपको कि सर आपको सब याद कैसे रहता है? याद नहीं रहता है, मैं फिर बोल रहा हूं, आपको इसको नोट करना है करिए, नहीं करना लीव कर दीजिए। मैटर आपका यहीं पर खत्म है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन था जो मैंने आपका कवर किया। उसके एग्जाम्पल्स आपको याद नहीं करने हैं, क्योंकि जब धीरे धीरे चैप्टर हमारा आगे बढ़ेगा हम उसको चीज़ों को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो याद कहाँ करना पड़ेगा, तो प्रॉपरली हमारे पास आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसको अगर आप रफ भी कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मैटर करता है जहां पर आप इंटरफेशियल एंगल और एज लेंथ में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से कितने तरह के क्रिस्टल बन रहे हैं, सातों क्रिस्टल कैसे बन रहे हैं, यू कैन सी नाउ। और मैंने इस पैटर्न में कि क्यूट और तेरी हिम्मत के पैटर्न में ही क्यों लिखवाया, क्या कि एज लेंथ के पैटर्न को आप आराम से समझ सको और एंगल के पैटर्न को भी बड़े आराम से समझ सको। सही है यहाँ तक? ज्यादा से ज्यादा आपको बेटा प्रॉब्लम कहाँ होगी? देखो जब एज ए स्टूडेंट मैं अपनी भी बात करता था तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम पता है कहाँ होती थी बेटा? मोनोक्लाइनिक में, ठीक है, और हेक्सागन में। तो इस प्रॉब्लम को मैंने दूर कर लिया भाई। हेक्सागन में गामा 120 है, यानी हेक्सागन में अल्फा बीटा 90, गामा नॉट इक्वल टू 90। तो मोनोक्लाइनिक में अल्फा गामा 90, बीटा नॉट इक्वल टू 90। मतलब गामा बीटा में एक्सचेंज कर दो, ये दोनों एंगल रेडी है। ट्राइक्लाइनिक में तो कोई लॉजिक है ही नहीं, सब अनइक्वल है। और मोनोक्लाइनिक में बेटा तीनों इक्वल तो है लेकिन 90 के बराबर नहीं है। So this is the simple pattern through which you can easily learn about the क्यूट और तेरी हिम्मत। और इनमें कौन कौन से यूनिट सेल्स है वो भी मैंने आपको डिस्कस कर रखा है, तो बचा ही कुछ नहीं। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट द बेटा टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। सो प्लीज नोट डाउन फर्स्ट जल्दी से, ठीक है। चलिए, सो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब देखिए जो रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लाइनिक सल्फर का पैटर्न बदलता है शेप में, कि सर ये ऑर्थोरोम्बिक में है कि रोम्बोहेड्रल में है, तो उसका भी कुछ रीजंस है लॉजिकली कि कहाँ पर कौन सी चीज़ को हम सेट करते हैं।
जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया, तो मैंने पहले ही बोल दिया बेटा कि एग्जांपल्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत से ज्यादा तुम्हारे अंदर मेमोराइजिंग पावर है, तुम्हें लगता है कि तुम रट्टू तोता बन सकते हो तो बन जाओ, लेकिन मैं तुमको पहले समझा चुका हूं कि केमिस्ट्री में बेटा याद करने के लिए कुछ भी नहीं है। समझते चलो, पैटर्न को समझो। देखो मैं आपको जो सॉलिड स्टेट पढ़ा रहा हूं मैं, उसमें आप कहीं भी गौर कर लो कि मैंने कुछ रटवाया हो। आपको पैटर्न से लेके चला हूं कि कहां से चला, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, व्हाट, व्हेन, व्हाई, सारा रीजन बता रहा हूं। डन। तो अब हम लोग इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे पहुंच चुके हैं कि हमें सारे तरह के क्रिस्टल्स पता है, और अब हमें यह भी पता है कि मेरा सिलेबस हमें क्या बोलता है। तो मेरा सिलेबस हमें बोलता है कि केवल आप क्यूब और हेक्सागन पे फोकस करिए। ठीक है, केवल आप क्यूब और हेक्सागन पे फोकस करिए, क्योंकि यही हमारा सिलेबस है। आईआईटी ने भी यही बोला, सभी ने यही बोला। ठीक, तो द क्वेश्चन इज कि ठीक है सर, यूनिट सेल्स तो हमारे क्लियर हो गए, आपने जो बताया क्लियर हो गए, कितने यूनिट सेल्स होते हैं, कितने क्रिस्टल्स बनते हैं, सारा कुछ क्लियर हो गया है सर। नाउ द सिंपल क्वेश्चन इज दैट सर कि सर ये जो आपने यूनिट सेल के टाइप्स बताए थे, ये प्रिमिटिव, ये सर आपने सेंटर्ड जिसमें एफसीसी, एससीसी, बीसीसी ये सब थे सर, ये क्या कैसे होते हैं सर, ये दिखते कैसे हैं सर? एक्सआरडी पैटर्न जो था, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न, इसमें कैसे कैसे दिखने लगे, आइए समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम यूनिट सेल्स के डिस्कशन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते बेटा प्रिमिटिव यूनिट सेल्स की। प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको बेटा हम क्या बोलते हैं? एससीसी, सिंपल क्यूबिक सेल इज द सिंपलेस्ट लैंग्वेज जो आपकी किताबों में अवेलेबल है, या इसी को प्राइमरी सेल भी बोलते हैं। अब इसको प्राइमरी बोलने का सीधा लॉजिक मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर इसको आप प्राइमरी बोल रहे हो, मतलब आप किसी भी क्रिस्टल को विदाउट दिस यूनिट सेल आप इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, यानी आप ये कह लो कि जब आप कोई पर्टिकुलर शेप बनाते हो या कोई कमरा बनाते हो ना, तो उसका जो प्राइमरी शेप या प्राइमरी जो शेप उस पर्टिकुलर फ्लैट का या बिल्डिंग का होता है, वो ये जस्टिफाई करता है। इसके बिना आप सोच नहीं सकते कुछ भी। ठीक है, सो दिस इज द बेटा प्रिमिटिव यूनिट सेल या एसएससी या प्राइमरी यूनिट सेल। ठीक है सर, ये होता क्या है? तो एक्सआरडी पैटर्न किया तो पता चला कि जो सिंपल क्यूबिक सेल है, चूंकि आपने क्यूबिक वर्ड यूज कर ही लिया है और आप जान रहे हो कि आपके सिलेबस में बेटा क्यूब है, तो हम ज्यादातर बेटा पूरा फोकस किस पे लगाएंगे? क्यूब पर। फिर थोड़े टाइम के लिए हम हेक्सागन पे भी आएंगे, लेकिन ये दिमाग में आप बसा लीजिए कि जितने भी क्वेश्चंस हमको करने वाले हैं, जितने भी तरह के पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं, जो भी हम पढ़ने वाले हैं, सब क्यूब पे रिलेट करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नॉलेज से। तो सिंपल क्यूबिक सेल की बात हुई, तो डेफिनेशन क्या निकला? तो भैया डेफिनेशन तब निकलेगा जब एक्सआरडी पैटर्न फॉलो किया गया। तो एक्सआरडी पैटर्न फॉलो करके जो प्रिमिटिव यूनिट सेल यानी कि जो लगभग हर क्रिस्टल में पाया जा रहा था, वो आपने देखा भी होगा। जब मैं क्यूट और तेरी हिम्मत करा रहा था तो एससीसी सारे यूनिट सेल्स में था बेटा, ऐसा नहीं कि किसी मिस हो गया था, क्योंकि प्राइमरी है। तो जब एक्सआरडी पैटर्न किया गया तो जो एससीसी वाले थे, जब उन पे स्टडी किया तो उनका डेफिनेशन ये निकल के आता है कि ईच लैटिस पॉइंट, and all of you know that beta what do you mean by lattice point? Lattice point means the fundamental particle like atom, molecules, ions. ठीक है, so each lattice point exists on each corner of cell. यानी जो भी आप सेल डिस्कस कर रहे हो, और हमें पता है कि हम कौन सा सेल डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा सेल डिस्कस कर रहे हैं बेटा? क्यूबिकल सेल डिस्कस कर रहे हैं। तो जो भी आप सेल डिस्कस कर रहे हो, उस सेल के कॉर्नर पर जितने भी लैटिस पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि उस सेल के कॉर्नर पर ही अगर केवल लैटिस पॉइंट अवेलेबल हो, वो लैटिस पॉइंट मॉलिक्यूल, एटम या आयंस कुछ भी हो सकता है, अगर केवल कॉर्नर पे ही अवेलेबल हो, तभी आप उसे प्राइमरी सेल बोलोगे, या एक प्रिमिटिव सेल बोलोगे, या एससीसी बोलोगे। ठीक, हम नहीं कह रहे, ये एक्सआरडी पैटर्न कह रहा है। सो सर हाउ सर, लेट्स सी। तो देखो, जैसा इसने बोला मैं वैसे करने जा रहा हूं। भाई क्यूबिकल पैटर्न पढ़ना, हमें क्यूब पढ़ना है, तो हम सबसे पहले क्यूब बना लेते हैं। और क्यूब कैसे बनता है बेटा? देखो क्या हुआ, ध्यान से समझना जरा, तुमको मैं बता ही देता हूं डिटेल में। हालांकि डायग्रामेटिकली यहां पर समझाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप समझिए, कोई बात नहीं, हम लोग पास हाईटेक सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लेंगे यार। तो देखो भाई, 4 पॉइंट है ये हमारे पास, हमने इन चारों लैटिस पॉइंट को ना आपस में मिलाया। तो बेटा बताओ, जब चारों लैटिस पॉइंट को हम एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे तो एक पैटर्न बन गया। और ये सर जो पैटर्न बना ना, ये सर स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो ये बेटा 2D पैटर्न हो गया हमारा। ये क्या है बताओ? 2D पैटर्न है। मैंने बोला था 2D पैटर्न 5 तरह का होता है, उसमें स्क्वायर होता है, स्क्वायर। अब सर मैं इसी 2D पैटर्न को रिपीट करके 3D पैटर्न में यूनिट सेल ले आऊंगा। आप ही ने बोला कि 2D पैटर्न को रिपीट करते हो तो यूनिट सेल आ जाता 3D पैटर्न का। तो सर मैं इस यूनिट सेल को अगर रिपीट करता हूं, मतलब एक और ले लिया मैंने ऐसे, ध्यान से देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। ये ले लिया, ऐसे करके बेटा मैं और ले लेता हूं, तो एक यूनिट सेल बना। मान लो मैंने 2 को रिपीट करा है, सपोज करो, तो बेटा ये देखो ऐसा कुछ बना,
डायग्राम थोड़ा आड़ा तिरछा हो सकता है बिकॉज आई हैव नो स्केल, है ना, फिर भी डेफिनेटली आपको समझ में पूरा आएगा, ये कंफर्म है। सो एक बेटा ये स्क्वायर मैंने इधर पैटर्न कर दिया, ये देखो। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो बेटा मैंने एक 2D पैटर्न ये वाला और एक 2D पैटर्न बेटा ये वाला, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। तो हमने क्या बोला था, 2D पैटर्न को रिपीट अगर करते तो क्या बनता है, यूनिट सेल बनता है। तो सर अब मैं इसको मिला दे रहा हूं, मैंने इसको मैच करा दिया, ये देखिए आ गया क्यूब। अब ये एक 3D है बेटा, 3D शेल है ना, और 2D पैटर्न को रिपीट करने से जो 3D लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है बेटा, उसी को यूनिट सेल कहा जाता है। डन। अब ये यूनिट सेल एससीसी हो जाएगा अगर उसके सारे कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट हो। तो यू कैन सी ना यार, ये जब इनको आप मैच करा रहे तो इनके 4 कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट थे बेटा, यहां भी 4 कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट थे, या लैटिस पॉइंट नहीं, एटम मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। तो जब इनको मैच कराए होगा तो देखो ना, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यू कैन सी नाउ उसके कॉर्नर पर एटम है और कहीं भी लैटिस पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा सर। जब उसके 2D पैटर्न में कहीं नहीं था तो यहां कहां से आ जाएगा, तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा सर, केवल कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है, बस यही हो तुम एससीसी, यही है प्राइमरी यूनिट सेल। एससीसी क्यों, क्योंकि क्यूबिकल फॉर्मेट में, तो सिंपल क्यूबिक सेल। डन। अब बेटा इसी को मैंने बताया था कि जब ये यूनिट सेल बन गया 3D पैटर्न का, अब इसी यूनिट सेल को 3D पैटर्न को तुम कई बार रिपीट मारोगे, मैनी नंबर ऑफ टाइम रिपीट मारोगे, तो एक बहुत ह्यूज स्ट्रक्चर डेवलप होता है। उसी को बेटा क्या नाम देते हैं हम लोग, क्रिस्टल। क्या नाम देते हैं बताओ बेटा, क्रिस्टल। आई होप इट इज क्लियर। सो बेसिक लेवल पर हम क्रिस्टल को समझ चुके हैं भाई, हमने जो बताया वही सिखा रहा हूं मैं। 2D पैटर्न रिपीटेशन, देन वी गेट द 3D पैटर्न। 3D पैटर्न इज द यूनिट सेल, व्हेन वी रिपीट द 3D पैटर्न देन वी गेट द बेटा एससीसी। करेक्ट। आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉय अबाउट ऑल दीज थिंग्स। किसी को कोई दिक्कत कहीं पर होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि है नहीं। सो ये है बेटा हमारा पूरा एससीसी पैटर्न। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो एससीसी पैटर्न इस तरह से बनता है। तो जो डेफिनेशन बोला वो मैंने फॉलो अप करा दिया। अब बेटा इसी यूनिट सेल को हम रिपीट कर देंगे कई बार तो एक क्रिस्टल बन जाएगा। तो क्रिस्टल कैसा बनेगा, तो सर अगर यूनिट सेल क्यूबिकल है ना तो क्रिस्टल भी क्यूबिकल ही बनेगा। डन। प्लीज नोट डाउन फर्स्ट, जल्दी से नोट कर लीजिए प्लीज इसको एक बार। करेक्ट है, हो गया। अब नाउ वी कैन मूव फर्दर। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। फाइन, चलिए। ओके, इट इज ऑल अबाउट द थिंग्स। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि सर प्रिमिटिव यूनिट सेल तो क्लियर हो गया। अब आपने बोला सर कि जब क्यूबिकल यूनिट सेल बना हमारा एससीसी, अब इसको सर आपने बोला कि इस यूनिट सेल को कई बार रिपीट करते हैं तो सर में एक 3D पैटर्न का क्रिस्टल दिखाई देता है। ये कैसे सर, एक बार दिखाओ तो अकॉर्डिंग टू द XRD स्टडी, देखना ध्यान से, ऐसा हमारा एक्चुअल में यूनिट सेल क्रिस्टल आता है, क्यूबिकल क्रिस्टल। तो अगर इसको देखो, तुमने जो अभी एससीसी बनाया, ठीक है, तुमने एससीसी कैसे बनाया बेटा, ऐसे। क्या सर रियल लाइफ में ऐसा हमारा यूनिट सेल होता है क्या एससीसी? नहीं बेटा, ऐसा होता नहीं है। एटम मैंने इतने दूर दूर, ये जो लैटिस पॉइंट है बेटा इतने दूर दूर मैंने रखे हैं, आप गौर से देखो ना, मैंने जो सारे लैटिस पॉइंट अरेंज कर रखे हैं वो काफी दूर दूर है। ये देखो, ये लैटिस पॉइंट बेटा बहुत दूर दूर है, ये देखो, तो इतने दूर दूर होंगे बेटा, तो ऐसा थोड़ी ना फिर क्रिस्टल कैसे होगा। क्रिस्टल में तो मैंने पढ़ा कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत हाई होता है। सर ऐसे क्यों बना रहे हो बेटा, अगर हम इतने दूर दूर नहीं बनाएंगे तो आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला। क्यों? अरे सर इसको 3D बना के देखो ना, मैं बना दूं, अभी आप खुद ही एक्सेप्ट करना कि क्या है। देखो मैं 3D में बिल्कुल रियल स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं आपको। ठीक है, लेट्स सी, देखना ध्यान से कि क्यूबिकल यूनिट सेल कैसे बनता है। बेटा मान लो ये लेटेस्ट पॉइंट है, इतना बड़ा एटम बना दिया मैंने, इतना बड़ा एटम तो नहीं बना दे रहा हूं, ठीक है, 3D समझा रहा हूं ना बेटा, तो आपको सोचना तो पड़ेगा ही। ये भी बेटा एक एटम हो गया, ये भी बेटा एक एटम हो गया, 4 एटम हो गए। 4 आपको समझ में आ गया ना, वो स्क्वायर वाले, मान लो ये आगे वाला फ्रंट फेस जो है इसके 4 एटम बन गए। ये ज्वाइंट होते हैं, हमने इतने दूर दूर क्यों रखे, क्योंकि आपको समझा सकूं, होते तो ये ज्वाइंट है। ठीक है, अब देखना इसका बैक वाला फेस बना देते हैं, तो देखना इसके बैक वाले में भी 4 एटम बेटा हो गया। तो 4 पीछे 4 आगे, डन।
अब तुम्हें करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ठीक है। करना यह है कि सर इसके सेंटर को इसके सेंटर से, यानी एक ब्लैक का सेंटर है ग्रीन का सेंटर, एक बेटा ब्लैक का सेंटर है ग्रीन का सेंटर, एक ब्लैक का सेंटर बेटा है ग्रीन का सेंटर, एक ब्लैक का सेंटर बेटा है ग्रीन का सेंटर, ब्लैक ग्रीन ब्लैक ग्रीन ब्लैक ग्रीन ब्लैक ग्रीन का कॉम्बिनेशन बना दिया। मतलब पीछे वाला जो लेयर है 4 ब्लैक वाले का और आगे वाले 4 ग्रीन वाले का, तो जो पीछे वाले एक ब्लैक एटम के सेंटर का ग्रीन के एटम के सेंटर से मैच करा देंगे उसके फ्रंट वालों से, फिर ब्लैक का सेंटर ग्रीन का सेंटर, ब्लैक का सेंटर ग्रीन का सेंटर, ब्लैक का सेंटर ग्रीन का सेंटर, और इनको बेटा मिला दो। ये मैंने मिला दिया, दिख रहा है। अब जब आप इसको मिलाओगे तो देखो ना ध्यान से, इसको पूरा मैच कराते चले जाओ बेटा। पहले न्यूज़पेपर में एक गेम आता था ना, ऐसे पॉइंट हम लोग मिला करके एक डायग्राम बना देते, चित्र बना देते थे। ये देखिए, नाउ यू कैन सी क्यूब बन गया है, यू कैन सी है बन गया। जब भी आप ये बेटा लेक्चर देखेंगे तो थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करके, मतलब लैंडस्केप मोड में देखिएगा तो मजा ज्यादा आएगा। तो ये बन गया, ऐसा बन गया। अब ये देखो सर, ये देखो सर कितना फर्क है। अब आप सोच के देखो कि अगर मैं ये जो यूनिट सेल है एससीसी वाला, मैं अगर इसको ऐसा बनाने लग जाऊं ना, आप पागल हो जाओगे। ये तो सिंपल एससीसी, अभी तो एफसीसी बीसीसी बाकी भाई साहब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको ऐसे बना के दिखाते हैं, समझ में आ रहा है, इसीलिए ऐसे बना के दिखाते हैं। 3D में एक्चुअल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये एक पूरा पैटर्न एक्चुअल 3D का है। अब जरा गौर से समझना है, बहुत ध्यान समझना। ये बताओ, ये जो ब्लैक वाला एटम दिख रहा है तुम्हें, क्या इसका पूरा ब्लैक पोर्शन वहां टच कर रहा है क्या क्यूब को बनाने में? भाई जो टच करेगा वही ना पार्ट में लूंगा, जो टच नहीं करेगा उसको क्यों ले लूंगा मैं? तो देखो ना, ब्लैक का केवल इतना एरिया मैंने टच कर रहा है। देखना, मैं पूरा दिखा रहा हूं आपको, पूरा कलर करके दिखा रहा हूं। ये देखना, ये देखिए, पूरा ब्लैक का इतना एरिया केवल सर क्यूब बनाने में काम आ रहा है। ओनली दिस पार्ट, ओनली दिस पार्ट सर। तो बाकी पार्ट को लेने का कोई लॉजिक नहीं है सर। ये देखो, केवल ब्लैक का इतना हिस्सा बेटा इस यूनिट सेल को बनाने में काम कर रहा है। जो पार्ट यूटिलाइज होगा हम उसी की बात करेंगे, जो छूट गया उसको क्यों। ऐसे बेटा ये वाला देखो, तो ये वाला भी ब्लैक देखो बेटा, इस वाले ब्लैक का भी इतना ही, ये देखो इतना ही पार्ट ही आ रहा है ना, पूरा पार्ट आ कहां रहा है, इतना ही पार्ट आ रहा है बेटा। ये देखो, देखा आपको इस ग्रीन का देखो बेटा, ग्रीन वाले का, ये जो फ्रंट में ग्रीन वाला, तो ग्रीन का भी सर इतना ही पार्ट आ रहा है। ये देखो, दिख रहा है आपको, ये वाले ग्रीन का भी देखो बेटा ध्यान से, तो इस वाले ग्रीन का भी केवल तुम्हारा इतना ही पार्ट दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, यू कैन सी नाउ, यानी हर एटम का, कोई भी एटम तुम उठा लो, हर एटम का इतना ही हिस्सा, मैं ये 4 का दिखा दिया ताकि आपको फ्रंट से दिखाई दे रहा होगा। और ऐसा ही डायग्राम तुम्हारे एनसीईआरटी या किसी बुक में बना रहा था 3D में। तो फिलहाल ये बेटा इतना हिस्सा बन रहा है। सर ये इतना हिस्सा है कितना? तो बेटा ऑब्जर्वेशन से पता चला कि इतना जो हिस्सा है ना, हर एटम का जो वो हिस्सा जो टच कर रहा है क्यूब बनाने में, वो जो हिस्सा है बेटा यूनिट सेल बनाने में, ये जो हिस्सा है ये केवल बेटा 1/8 है। मतलब पूरे एटम का 1/8, यानी पूरे एक एटम का उसका 8वां हिस्सा, उसका कौन सा पार्ट है बेटा? 1/8 पार्ट है। पूरे एटम का 8वां हिस्सा ही केवल एक यूनिट सेल बनाने में काम आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो आप इमेजिन करो, इसमें कितने एटम है बताओ तो? सर 8 हैं सर। तो क्या अगर कोई पूछे कि बताओ इस यूनिट सेल को बनाने में, ध्यान से सुनिएगा, कोई पूछ ले अगर इस यूनिट सेल को बनाने में नंबर ऑफ एटम्स कितना लग रहा है, या ये कह लो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितना लग रहा है, क्योंकि एटम ही तो लैटिस पॉइंट है। अगर कोई बोलते कि इस यूनिट सेल को बनाने में नंबर ऑफ एटम कितना लग रहा है, तो तुम क्या बताओगे? तो तुम ये बोल दोगे कि 8। क्यों बोलोगे 8? क्योंकि पूरे एटम का तो 8वां हिस्सा, पूरा हिस्सा तो लग नहीं रहा ना यार, एक एटम का तो 8वां हिस्सा लग रहा है केवल। तो बताओ, अगर एक एटम का 1/8 पार्ट लग रहा है, एक एटम का अगर 1/8 पार्ट लग रहा है, ध्यान से सुनिएगा, एक एटम का बेटा अगर 1/8 पार्ट लग रहा है, 1/8 पार्ट लग रहा है, तो कितने एटम? 8। सबका 1/8 लग रहा है, इंटू 8। तो 1/8 इंटू 8 करोगे बेटा तो कितने एटम आ जाएंगे? 1। यानी ये जो 1 आया है ना बेटा, इसको जेड इफेक्टिव बोलते हैं। यानी जेड इफेक्टिव मतलब वो इफेक्टिव एटम जो एक्चुअल यूनिट सेल को बनाने में पार्टिसिपेट करता है, वो इफेक्टिव एटम जो एक्चुअल यूनिट सेल को बनाने में पार्टिसिपेट करता है। फिर से सुन लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय जेड इफेक्टिव? द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम व्हिच इज यूटिलाइज्ड टू फॉर्म द यूनिट सेल। ठीक, अब ये निकलता कैसे? तो ये तभी निकाल पाओगे जब आपको पैटर्न प्रॉपर पता हो।
तो ये मैंने ऐसे यूनिट सेल बनाया जो प्रॉपरली बनाते हैं समझने के लिए। एक्चुअल में बेटा सारे एटम टच होकर के इस तरह से क्यूब बनाते हैं, और हमने ये पाया कि हर क्यूब का एक पर्टिकुलर हिस्सा ही केवल उस यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर रहा है। वो हिस्सा कितना है, तो हर एटम को 1/8 हिस्सा था। तो जब हर एटम को 1/8 है बेटा, जैसे ये भी 1/8 है, ये भी 1/8 है, तो इतना तो आइडिया लगाने के लिए काफी है ना कि सबका 1/8 है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हुए, तो वो एक ही एटम का अगर 1/8 तो टोटल एटम कितने बेटा 8, तो कितना आ गया 1। यानी कि अगर आप एक एटम लेते हो और उसके बेटा 8 टुकड़े करते हो, ये देखो ऐसे 1/8 टुकड़े कर दो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बेटा ये हर हिस्सा निकालो। ये देखो ये वाला 1/8 है, ये वाला बेटा 1/8 है, दिख रहा है आपको। हर एटम का आप ये वाला हिस्सा निकालते चले जाओ, और इन हिस्सों को ना बेटा आप कॉर्नर टू कॉर्नर लगाते चले जाओ, ठीक है ना। ये हिस्सा ऐसे 1/8, ये पूरा 1/8, ये पूरा 1/8, तो ये जो 1/8 है सबका हिस्सा ना, इनको कॉर्नर पे अरेंज कर दो। जब बेटा अरेंज कर दो इस तरह से टच करता हुआ, तो वो इस तरह का एक यूनिट सेल बना देता है। यानी एक एटम के हर 8वें हिस्से को अगर तुम टच करते चले जाओगे ना, तो एक यूनिट सेल इस तरह का बन जाएगा। तो सर ये जो बाकी है वो क्या करेंगे, अरे तुम ही बता दो। अगर एक एटम का केवल 1/8 हिस्सा एक यूनिट सेल बना रहा है, तो बेटा एक एटम के कितने हिस्से हो सकते हैं, 8 हिस्से कर सकते हो। अगर उसका 8वां हिस्सा बेटा एक यूनिट सेल में जा रहा है, तो ऐसे उसके 8 हिस्से, तो बताओ ऐसे कितने यूनिट सेल में जाएगा, 8 यूनिट सेल में जाएगा। यानी अगर एक एटम का यानी 1/8 पार्ट एक यूनिट सेल में जा रहा है, तो उसके तो 8 हिस्से और होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे भाई। 1/8 यहां चला गया, तो बाकी जो बचा अदर जगह शेयर होगा 1/8, तो ऐसे कितने यूनिट सेल होंगे बेटा 8। तो यानी कि सर एक यूनिट सेल एससीसी को अगर हम सर 8 बार 8 टाइम्स रिपीट कर दें, 8 टाइम्स रिपीट कर दें, तो सर एक क्रिस्टल आ जाएगा। और वो क्रिस्टल बेटा कैसा होगा, क्यूब। ये लीजिए, तो मैंने बोला था ना कि यूनिट सेल को कई बार रिपीट करते तो क्रिस्टल आ जाता। कितनी बार रिपीट करेंगे पता कर लिया कि अगर एक एटम का 1/8 हिस्सा केवल एक क्यूबिकल क्रिस्टल को बना यूनिट सेल को बना रहा है, तो वो एक एटम का अगर 1/8वां हिस्सा एक यूनिट सेल में जा रहा है, तो बाकी और 8 हिस्से वो भी यूनिट सेल बनाने में जाएंगे। तो टोटल कितने यूनिट सेल होंगे बेटा 8। तो उन 8 यूनिट सेल को अगर हम 8 यूनिट सेल कैसे होंगे, क्यूबिकल होंगे, तो 8 यूनिट जो क्यूबिकल यूनिट सेल्स उनको रिपीट करेंगे, तब जाके समझ में आ रहा है कि बेटा एक क्रिस्टल बन जाएगा, क्योंकि पूरा एटम उसमें यूटिलाइज हो जाएगा। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेटा यूनिट सेल। तो ऐसे ही बेटा हम लोग अदर यूनिट सेल को भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने प्रिमिटिव यानी प्राइमरी यूनिट सेल को डिस्कस कर दिया, और इससे क्यूब कैसे बनता वो भी बता दिया, क्या और कितनी बार रिपीट करते हैं बेटा वो भी बता दिया, और इतनी ही बार रिपीट करते हैं बेटा क्यों वो भी बता दिया, कितने टच होते हैं वो भी बता दिया, कितने एटम बनेंगे एक यूनिट सेल के लिए कितने एटम होंगे वो भी बता दिया। तो और बेटा क्या बच्चे की जान ले लोगे इतना डिटेल में यूनिट सेल को समझना। मजा आ गया कि नहीं आ गया सबको। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेटा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेटा आधार लेक्चर 2। दिस इज ऑल अबाउट द बेटा आधार लेक्चर 2। नाउ अब हम आधार लेक्चर 3 में मिलेंगे, जहां पर बाकी यूनिट सेल को डिस्कस करके फिर न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में एंट्री मार देंगे। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट बड़ा चैप्टर है, तो आधार के कम से कम 5 या 6 लेक्चर्स आएंगे आपके पास, तब आपका कॉन्सेप्ट पूरा डेवलप हो जाएगा। तो फिर आप प्रयास क्वेश्चंस लगा सकते हैं और लक्ष्य अच्छे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। सो जस्ट वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो ऑन सॉलिड स्टेट एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। और बेटा ऐसे ही सपोर्ट हमारा बनाए रखिएगा और लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। कोशिश करें कि इसको जितना हो सके अपने स्टूडेंट्स यानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, क्योंकि ये चैनल आपका एक ऐसा है जहां पर आपको हर एक चीज़ को डिटेल में और इजी मैनर में समझाने की पूरी कोशिश की जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से बेटा हमें सपोर्ट करते रहे। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर, बाय बाय।